हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय लाइव क्लास। तो आपको सबको पता ही है कि लाइव क्लास का टाइम हमारा सुबह 10 बजे से 11 बजे के करीब होता है। 9th क्लास का कंटिन्यू ये लाइव क्लास चलती है। तो जैसा कि हम पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, जो पिछला मैंने वीडियो बनाया था पार्ट 1 में, हम सीखे हैं, क्या सीखे हैं हमने सीखा था उसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, केपलर के नियम थे और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तक हम पहुँचे थे। तो अब इसके बाद आपका चैप्टर है, मतलब चैप्टर का अगला टॉपिक क्या है कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो मेरे को आपको स्मॉल जी कैपिटल जी से स्टार्ट चैप्टर को करना है कंटिन्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे अगली लाइव क्लास का। तो चलिए, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि F इक्वल टू होता है कैपिटल G MEM अपॉन RE स्क्वायर। F इक्वल टू आपके पास होता है कैपिटल G MEM अपॉन RE स्क्वायर। तो जहाँ पर ME क्या है भाई, ME है आपका मास ऑफ अर्थ, कि अर्थ का मास है ये। तो अर्थ के मास की वैल्यू हमने आपको बता दी थी। और फिर इसके बाद होता है रेडियस ऑफ अर्थ RE। तो ये हो गया आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है RE। और यहाँ पर F क्या है, वो फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा था। ये वो फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा था, जो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर रखा था। कि लास्ट लेक्चर में, मतलब जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने यही बताया था कि ऑब्जेक्ट ये आपकी अर्थ हो गई जिसका मास ME है, और ये आपका रेडियस हो गया अर्थ का जिसकी वैल्यू RE है, और स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट इस अर्थ के सरफेस पर रखा था। तो उस वक्त अर्थ ने एक इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन थी वो अर्थ के सेंटर की तरफ थी। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन थी वो अर्थ के सेंटर की तरफ थी बच्चों। तो ऐसा हुआ था, और अर्थ की डायरेक्शन उसके सेंटर की तरफ थी फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू आई थी F इक्वल टू कैपिटल G MEM अपॉन RE स्क्वायर के बराबर आई थी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स के ग्रेविटेशन के नियम के अनुसार ये आ गया था। तो अब हम यहाँ से कंटिन्यू लेक्चर करेंगे रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। तो कैपिटल G और स्मॉल g के बीच में अब हम रिलेशन बनाएंगे कि कैपिटल G और स्मॉल g के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हम जानते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट है ये, जो कि अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है। तो ये हो गया अर्थ के सरफेस पर M मास का ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। तो जो फोर्स है वो फोर्स कितना होगा जो कि अर्थ ने इस ऑब्जेक्ट पर लगाया होगा, वो यही होगा F इक्वल टू G MEM अपॉन RE स्क्वायर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, तो इसलिए हम लिख देंगे F इक्वल टू
कैपिटल जी MEM अपॉन RE स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ F इक्वल टू GMEM अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर F क्या है? अप्लाइड फोर्स बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ M मास। तो इस M मास के ऑब्जेक्ट पर लगने वाला वो फोर्स है जो कि अर्थ ने लगाया था, जिसकी डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की तरफ गई थी। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन अकॉर्डिंग टू, हम एक बात और भी जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि F इक्वल टू तो M में होता है। क्या होता है? F इक्वल टू M में, कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। लेकिन यहाँ पर एक ही जो वैल्यू है, यहाँ पर एक ही जो वैल्यू है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल g के बराबर होगी। जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है उसमें जो वर्क करेगा एक्सीलरेशन, वो स्मॉल g वर्क करेगा। तो इसलिए a की बजाय हम यहाँ पर F इक्वल टू mg भी रख सकते हैं। तो क्या हो गया? F इक्वल टू हो गया आपका mg। इक्वेशन हो गई सेकंड। तो यहाँ पर दोनों ही F हैं, ये भी F है और ये भी F है। ये फोर्स आपका वो है जो कि मास ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की टर्म में है। ये वही फोर्स है जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की टर्म में है। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल होगी यहाँ पर इक्वेशन सेकंड के। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के इक्वल रखने पर तो क्या होगा? कैपिटल GMEM अपॉन RE स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल आएगा आपके स्मॉल m एंड g। तो स्मॉल m से हम स्मॉल m को कैंसिल कर देंगे, तो स्मॉल g आपके इक्वल आएगा कैपिटल GME अपॉन RE स्क्वायर। तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। तो यही आपका स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में रिलेशन होगा। तो एक बार और समझते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका अर्थ के सरफेस पर रखा है जिसका मास स्मॉल m है, तो हम जानते हैं कि अर्थ का मास हमारे पास होता है me मास ऑफ अर्थ, और ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ RE। तो अब अर्थ का सेंटर इस मास पर एक फोर्स अप्लाई करता है जिसकी डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की तरफ रहती है। तो इस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ सेंटर ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी F इक्वल्स टू GMEM अपॉन RE स्क्वायर, जो कि हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। तो लेकिन हमें एक फॉर्मूला और भी पता होता है कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, तो F इक्वल टू m में होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू स्मॉल g के बराबर होगी। तो इसलिए फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो F इक्वल टू हमारे पास हो गया mg, मास इनटू एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का हम यूज करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों ही फोर्स हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल्स टू इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल्स टू जब इक्वेशन सेकंड रखेंगे तो कैपिटल GMEM अपॉन RE स्क्वायर होगा। तो m यहाँ पर अर्थ का मास हो गया और m ऑब्जेक्ट का मास हो गया, तो m से m को कैंसिल कर देंगे, स्मॉल g कैपिटल GMEM अपॉन RE स्क्वायर होगा। तो यही रिलेशन होता है स्मॉल g और कैपिटल G का। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, किसी को नोट करना है तो वो नोट कर सकता है। तो चलिए मिटा देते हैं, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्क्लूजन ऑफ न्यूटन। कॉन्क्लूजन ऑफ न्यूटन बाय कैपलर्स लॉ। कैपलर के नियमों से न्यूटन का निष्कर्ष, कि न्यूटन ने कैपलर के नियमों से क्या निष्कर्ष निकाला, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन फिर भी मैं इसको ग्रेविटेशन में करा रहा हूँ, जिससे कि आपके आने वाली नॉलेज के लिए इस टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है। न्यूटन्स कॉन्क्लूजन
कॉन्क्लूजन न्यूटन्स कॉन्क्लूजन फ्रॉम केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर ये इसका मतलब हुआ कि केपलर के नियमों से न्यूटन का निष्कर्ष, कि केपलर के नियमों से न्यूटन का निष्कर्ष। तो केपलर कहते हैं, केपलर ने कहा थे, केपलर ने आपको, मैंने जो पहले आपको कल पहली वीडियो में समझाया था कि केपलर ने आपको 3 लॉ दिए थे। तो उन केपलर कहते हैं कि पहले नियम के अनुसार केपलर कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई सैटेलाइट या जब कोई भी आपका प्लैनेट अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो जो उसकी ऑर्बिट होती है वो होती है एलिप्टिक। वैसे सब मैंने समझा दिया था, तो आप पिछली वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब न्यूटन ने कहा कि जैसे कि केपलर कहते हैं कि सभी ऑर्बिट जो होती हैं वो आपकी कैसी होती है, वो एलिप्टिक होती हैं, लेकिन न्यूटन कहते हैं कि वो एलिप्टिक नहीं, उन सभी ऑर्बिट को हम सर्कुलर मान लें। क्या मान लें? सर्कुलर मान लें। तो इसलिए जब हम सभी ऑर्बिट को क्या कर लेंगे, सर्कुलर ऑर्बिट पाथ मान लेते हैं, तब क्या होता है कि अप्लाइड फोर्स F = mv²/r होता है। Let all the orbits of planet which are revolving around the sun are सर्कुलर। ऐसा हुआ कि यहाँ पर हमने माना लेट द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर सर्कुलर। अगर हम ऐसा मान लें कि जो सन के चारों तरफ प्लैनेट घूम रहे हैं, जो सन के चारों तरफ प्लैनेट घूम रहे हैं, उन प्लैनेट्स की ऑर्बिट जो है वो सभी ऑर्बिट आपकी क्या हैं, सर्कुलर ऑर्बिट हैं। तो अब सर्कुलर ऑर्बिट हैं, तो अब उन सभी प्लैनेट पर सन ने एक फोर्स अप्लाई किया होगा। उस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि कई बार हम एक धागे को लेते हैं, धागे को, और उसमें एक स्टोन को, पत्थर को बांधकर घुमाते हैं। तो आप देखेंगे कि एक टाइम पर जब उसको पूरा फोर्स लेकर घुमा दिया जाता है, तो एक टाइम उसमें ऐसा आ जाता है कि वो स्टोन अपने आप घूमता है। क्या होता है कि वो स्टोन अपने आप ही घूमता है। तो वो क्यों घूमता है? क्योंकि आपकी जो लगा हुआ फोर्स था, अब वो फोर्स उसको घुमा रहा है, तो वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। तो इसीलिए न्यूटन मानते हैं कि सन के चारों तरफ की ऑर्बिट को अगर हम सर्कुलर ऑर्बिट मान लें, मतलब सन के चारों तरफ जो प्लैनेट घूमते हैं, सन के अराउंड जो भी प्लैनेट्स घूमते हैं, उन सभी प्लैनेट की ऑर्बिट को अगर हम सर्कुलर कहें कि ऑल द ऑर्बिट्स आर सर्कुलर अराउंड द सन, ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑन द सर्कुलर ऑर्बिट्स, अगर हम ऐसा मान लेते हैं, तो उस वक्त क्या होगा कि सन ने उस प्लैनेट पर एक फोर्स अप्लाई किया होगा। ठीक, तो उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन आपकी उसके सन के सेंटर की तरफ होगी। तो ये अर्थ, ये जितने भी प्लैनेट हैं, मान लेते हैं वे वी वेलोसिटी से ये घूम रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से घूम रहे हैं? v से। तो अब लगने वाला जो फोर्स होगा वो आपका होगा F = mv²/r।
तो वो जो फोर्स होगा F इक्वल्स टू mv² के बराबर होगा। तो इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो F इक्वल्स टू mv² के इक्वल वो होता है। अब F इक्वल्स टू mv², लेकिन वेलोसिटी इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो v इक्वल टू क्या होगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट 2πr, और t होगा यहाँ पर कैपिटल T टाइम, ठीक। तो इस प्रकार वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। लेकिन अगर हम सर्कुलर ऑर्बिट की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आपके अगर कवर या टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर आपका कवर भी होगा तो 2πr/t ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम पूरी डिस्टेंस की या कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 2πr की ही बात करेंगे, क्योंकि सरकमफेरेंस होगा ना वो। तो v इक्वल्स टू 2πr/t। तो इस तरीके से ये हो गया आपका वेलोसिटी। तो v इक्वल्स टू 2πr/t हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो अब हमें मिलेगा f, v की वैल्यू रख देंगे 2πr/t का स्क्वायर और इंटू r को हम 1/r कर देंगे। तो ये हुआ आपके पास m 4π² और इंटू r² अपॉन t रख दीजिए, t का भी स्क्वायर हो गया, और इंटू 1/r। लेकिन जो आपका कैपलर का नियम होता है, कैपलर के नियम अनुसार t² इक्वल्स टू r³ होता है। t² इक्वल्स टू r³। तो t² इक्वल्स टू r³ रख दीजिए फ्रॉम द कैपलर्स लॉ। तो f इक्वल टू क्या आएगा अब? m इंटू 4π² r² अपॉन t² की जगह हो गया r³ मल्टीप्लाई हो गई r के साथ। तो आपको मिलेगा m 4π² r² अपॉन r की पावर 4। तो r की पावर 4 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो नीचे हमें r² ही मिलेगा। तो f इक्वल टू आएगा आपका 4π² जो कि कांस्टेंट हो गया, m अपॉन r की पावर स्क्वायर आ गई। तो इस तरह न्यूटन ने जो कंक्लूजन निकाले वो कंक्लूजन का क्या है? अ प्लैनेट इज एक्ट अपॉन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सन। तो न्यूटन कहते हैं कि जो भी प्लैनेट अर्थ के चारों तरफ जो भी प्लैनेट आपका सन के अराउंड घूमता है तो उस पर एक फोर्स लगता है या उस पर एक एक्सीलरेशन वर्क करता है जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ रहती है। उस एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन उसको बोला जाता है। नंबर 2 कहते हैं अ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट। के एक फोर्स लगा है जिसका जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर के। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो रेडियस ये हो गया सन और प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ वो फोर्स जो लगाया गया था, जो कि सन ने उस प्लैनेट पर लगाया था। थर्ड कंक्लूजन वो निकालते हैं कि F जो होगा आपका कैपिटल G mm अपॉन r² के बराबर होगा, और दूसरा होगा F प्रोपोर्शनल टू m1 m2। तो जैसा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है। तो ये कुछ कंक्लूजन उन्होंने निकाले थे। इसके बाद होता है वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्मॉल g, वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्मॉल g ड्यू टू डेप्थ एंड ड्यू टू हाइट और ड्यू टू एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं हम।
चलिए, वेरिएशन ऑफ अर्थ, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये टॉपिक चलेगा तो कोई लिख लीजिए ज़रा, कोई नोट करना चाहता है तो। वेरिएशन in the value of gravitational acceleration acceleration due to altitude के वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है, स्मॉल जी होता है। कि यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है कि वेरिएशन मतलब कमी या अधिकता को वेरिएशन बोला जाता है। कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जब भी अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर जाया जाता है तो उस वक्त ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू मतलब स्मॉल जी की वैल्यू कम हो जाती है। उसी तरह जब ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस के अंदर लेकर जाया जाता है तो तब भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल जी की वैल्यू कम हो जाती है। दोबारा बता देता हूँ कि जब भी कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस के ऊपर ले जाते हैं तो इसीलिए कहा जाता है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब है कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जाना। तो जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो हमारे स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। जब अर्थ के सरफेस के अंदर जाते हैं मतलब अर्थ के अंदर चले जाते हैं तब भी स्मॉल जी की वैल्यू कम होती है। तो इसको हमें प्रूफ करना है यहाँ पर कि ये कम हो जाती है। तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब स्मॉल जी ड्यू टू एल्टीट्यूड। मान लेते हैं कि ये होगी आपकी अर्थ, तो ये हो गया इसका सेंटर ओ। अर्थ की जो रेडियस होती है वो आर ही होती है, सब जानते ही हैं हम। और यहाँ पर h हाइट पर हम ऑब्जेक्ट को लेकर जाएंगे। तो ऐसे कुछ मैं मिला दूंगा इसको, यहाँ पर हम लेकर जाएंगे। तो ये हो गई इसकी फर्स्ट कंडीशन और ये हो गई इसकी सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन में ऑब्जेक्ट आपका अर्थ के सरफेस पर होगा, दूसरी कंडीशन में ऑब्जेक्ट आपका अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, कैपिटल जी MEM अपॉन RE का स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं कि तो F इक्वल टू तो mg होता है। F इक्वल टू क्या होता है, mg। तो F इक्वल टू mg रख दीजिए। mg इक्वल टू कैपिटल जी MEM अपॉन RE का स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m काट देंगे तो स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल जी ME अपॉन RE स्क्वायर। तो ये कब हुआ, ये तब हुआ जब ऑब्जेक्ट आपका अर्थ के सरफेस पर रखा है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू कैपिटल जी ME अपॉन RE स्क्वायर के बराबर होगी। नाउ ऑब्जेक्ट इज situated at the h height of earth. Let the gravitational acceleration
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बी जी डैश। तो अब यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से h हाइट पर है। तो मैंने लिख दिया नाउ ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द h हाइट ऑफ अर्थ। तो तब मान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी डैश होगा जब ऑब्जेक्ट आपका अर्थ के सरफेस थे, ये तो अर्थ का सरफेस था, अर्थ के सरफेस से h हाइट पर होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपका g डैश है। तो g डैश इक्वल टू क्या होगा कि जैसे कि इस फॉर्मूले में हमने लिखा था g इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो g डैश में हम क्या लिखेंगे, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। तो जी डैश वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड किया तो हम पाएंगे जी डैश अपॉन जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल, एम ई से एम ई कैंसिल, ये आर ई आपका ऊपर चला जाएगा और आर ई प्लस एच का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जी डैश इक्वल टू कैपिटल जी इंटू 1 अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। आर ई प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो जी डैश की वैल्यू यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जी की मल्टीप्लाई 1 से होगी और डिवाइड किससे करेंगे हम, आर ई प्लस एच और अपॉन आर ई के स्क्वायर से। तो जी डैश की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो जी डैश की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है बच्चों, कम हो गई है। तो अब ये डेरिवेशन आपका हो गया कि अब हम कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएगा, तो उस वक्त ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे जो मैं अब कल कराऊंगा आपको कि वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू डेप्थ। तो ठीक है स्टूडेंट, कल फिर मिलते हैं सुबह 10 से 11 के बीच। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।